हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। बच्चों आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बेटा थर्मल एक्सपेंशन। आसान टॉपिक फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। इससे पहले बेटे हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर क्या था सर? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए की फॉर्मूला हमने याद किया था, TC - 0 डिवाइड बाई 100 - 0। सिमिलरली वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू TK - 273 डिवाइड बाई 373 - 273। that should be equal to TF - 32 डिवाइड बाई 212 - 32। तो उसमें बेटा इंक्रीज डिक्रीज वाला केस था, तो हमने डेल्टा फॉर्म में किया था। देखो आगे थर्मल एक्सपेंशन क्या बोलता है बच्चों। उस टेम्परेचर को फिलहाल आप देखो कैसा, एक पहली लाइन लिखता हूँ बेटा, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए कंडक्टर, जब हीट को आप सप्लाई करते हो कंडक्टर को बच्चों, कंडक्टर इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर क्या करेगा बच्चों? हीट हम देंगे इंक्रीज करेगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सर क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। दैट मीन्स देयरफॉर वी कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन विल इंक्रीज। मतलब देखते बच्चों, हमने एक कंडक्टर लिया बेटा, कंडक्टर को हमने यहां से ऐसे हीट सप्लाई किया। जब हीट सप्लाई किया तो बच्चों जो इसकी यहाँ पे ऐसे पार्टिकल इस टाइप से वाइब्रेट करते होंगे, इसके एटम या मॉलिक्यूल जो भी होंगे बेटा वैसे वाइब्रेट करते होंगे। हमने क्या बोला, यदि पहले एम्पलीट्यूड आपका ऐसे था बेटा मीन पोजीशन में 1 1 1 आपका ये मेन पोजीशन है, 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, तो ऐसे एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करता था आपका कैसा पार्टिकल 1 1 1 1 1 1 1 1। जैसे आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। कैसे बढ़ गया सर? एम्पलीट्यूड अब 2 2 होगा, तो 2 मीन पोजीशन 2, सो 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे वाइब्रेट करने लग गया सर। एक कारण तो हाँ, हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बच्चों ऐसे देखता हूँ मैं सर, वाइब्रेशन जो होते हैं ना वो दो टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। कैसा आएगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। और एक होता बच्चों ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। एक आएगा बच्चों ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। क्या डिफरेंस आ जाएगा? एक अलग से मैं यहाँ एक मेटल अपना बना दिया। यदि बेटे वाइब्रेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है अलोंग द लेंथ, जैसे मैंने यहाँ बनाया येलो वाला अलोंग द लेंथ जो वाइब्रेशन होता है दैट इज नोन है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। एक हो सकता है बच्चों परपेंडिकुलर टू लेंथ, जो रेड वाला मैंने बना रखा दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन जो आपकी अलोंग द लेंथ होगा दैट इज नोन एज आपका लॉन्गिट्यूडनल, और जो आपका परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा बच्चों दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स आपका वाइब्रेशन। कुछ बातें और बताता हूँ बच्चों। थर्मल एक्सपेंशन में सुनने से लगता है सर हाँ हीट देंगे और एक्सपेंड होगा, हम हीट देंगे और एक्सपेंड होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा। कई बार आपने देखा प्लास्टिक या रबर जब आप आग में डालते हो, पॉलीथीन आपने आग में डाला तो बच्चों एक्सपेंड ना होगा, सिकुड़ जाता है। रबर जैसे आपने आग में डाला, हीट दिया उसको तो सिकुड़ जाता है। सर ऐसा बोल पाना सही नहीं होगा कि हमेशा आप जब भी हीट दोगे एक्सपेंशन होगा, कुछ अलग कहानी होती होगी। तो कहानी किस टाइप से बच्चे यहाँ मैं डिवीजन कर रहा हूँ। यदि आप थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो दो कंडीशन में आपको पढ़ा सकता हूँ। एज टेम्परेचर इंक्रीज, यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और इंक्रीज होने से बेटा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जो है डोमिनेट कर जाए। टेम्परेचर बढ़ने से बच्चों दोनों ही वाइब्रेशन इंक्रीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी, दोनों ही इंक्रीज होती हैं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से यदि लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा बढ़ जाए और ट्रांसवर्स कम बढ़े, डोमिनेट कर जाए, उस टाइम पे बच्चों लेंथ इंक्रीज होती है। जैसा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं मेटल में, या इस चैप्टर में डिस्कशन बच्चों यही करेंगे, जिस टाइप से मेटल में आपका इंक्रीज होता है लेंथ, इस टाइप की बात कर रहा हूँ। एक संभावना और भी है बच्चों, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बेटा, अब ट्रांसवर्स जो है वाइब्रेशन वो आपकी डोमिनेट कर जाए। दोनों इंक्रीज हुआ लेकिन ज़्यादा इंक्रीज हो गई ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, डोमिनेट कर जाए तो बच्चों इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, लेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। लेंथ डिक्रीज करने का मतलब कैसा एग्जाम्पल है, जैसे हम रबर में पढ़ते हैं बच्चों। सब बात से मैं ये बताना चाहता हूँ पहले वाली कहानी से, अब ये मत बोलना सर टेम्परेचर बढ़ने से रबर में लेंथ घटती है, ये तो एक एक्सेप्शन, ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट समझ में आया है सर? दोनों टाइप की ही वाइब्रेशन बढ़ती हैं। यदि लॉन्गिट्यूडनल वाली डोमिनेट करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, और यदि ट्रांसवर्स वाली डोमिनेट करेंगे तो लेंथ आपकी कम होगी, जैसा रबर में होता। ठीक है, हमें पढ़ना कौन सा पोर्शन है बच्चों? हम पढ़ेंगे ये वाला लेंथ इंक्रीज होने वाला, वो आपको ऐसे ही सब एक बार समझा दिया। अच्छा, अब थोड़ा समझ में आया। हाँ सर एम्पलीट्यूड अब आपका बढ़ता है वाइब्रेशन का, लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रहा है कि ट्रांसवर्स के डिपेंडेंट है, लेंथ घटेगी कि बढ़ेगी।
हम ये मानते बेटा लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, वो वाला काम हम पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहा हूँ कि सर एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया, मान लो बेटा मैं लास्ट पार्टिकल यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ जो लास्ट पार्टिकल था, यहाँ ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लास्ट पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट 1-1 करता था, बाद में 2-2 करने लगा, क्या बेटा मीन पोजीशन चेंज हुई? नहीं। तो मीन पोजीशन तो चेंज नहीं, वही खड़ा जहाँ है, तो उसके कारण परमानेंट लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हो रहा थोड़ा बहुत, लेकिन लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा होना चाहिए ना। तो एक्चुअली इसका मेन रीजन कुछ अलग होना चाहिए। सो उसको मैं समझा रहा हूँ मेन रीजन क्या होता है, उसको एक अलग से देखो। रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है, इसके लिए डबल स्टार PMT भी एक लाइन यहाँ बनेगी। थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या, देखो बच्चों एक होती है UR कर्व, किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को 3 फॉर्म में बताने का तरीका, ये UR कर्व भी हो सकती है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में रहेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन कर्व होती है बच्चों, ये इस टाइप से आपकी कर्व बनती है, यहाँ ऐसे और ऐसे, इस टाइप से अपनी कर्व बनती है कि जैसे जैसे R कम होगा, पहले पोटेंशियल आपकी कम होगी, फिर एकदम बढ़ जाएगी। ये आपका फेज गैस वाला है, यहाँ तक ये लिक्विड वाला है, ये आपको बताया होगा फ्लूइड में, और उसके आगे बच्चों सॉलिड वाला फेज है। इस टाइप की बातें होती हैं। अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर पाऊंगा, देखते हैं बेटे। जब आपका टेम्परेचर T1 है, जब आपका टेम्परेचर T1 है, तो इस रेड लाइन को एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया। इसका आपका रेड लाइन का यहाँ और यहाँ कट करने का मतलब क्या सर, यहाँ और ये 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे जो सेम पोटेंशियल पॉइंट है। सेम पोटेंशियल पॉइंट का मतलब स्प्रिंग याद करो, चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो तब भी हाफ के x², चाहे मैक्सिमम एक्सपेंशन तब भी हाफ के x²। मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है बच्चों वाइब्रेशन की, जब सेम पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। मतलब सर ये जहाँ से यहाँ ये येलो लाइन है ना, यहाँ के बीच में ही ये वाइब्रेट करता है। इसको बोला बच्चों R मीन, ये मीन पोजीशन आ गई पहले टेम्परेचर T1 के ऊपर, सही है। हमने क्या बोला, एज टेम्परेचर इंक्रीज, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन T1, हमने T2 को बढ़ा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, हाँ स्टेबिलिटी आती, मैं जानता हूँ, ठीक है सर। बच्चों जो यहाँ पॉइंट कट किया बेटा, जो ये 1 डैश और जो यहाँ आपने कट किया आपका 2 डैश, तो आप ये समझ जाओगे सर इन 2 पॉइंट के बीच में फिर ये आपका इस लाइन, ये व्हाइट लाइन जो बनी ना, इस व्हाइट लाइन का हाफ जो होगा दैट विल बी योर मीन पोजीशन, सो दैट इज R मीन डैश। तो अब देखो बेटा एम्पलीट्यूड तो बढ़ा, ये जो एम्पलीट्यूड पहले आपका यहाँ से यहाँ तक था, पहले वाली लाइन में देखो तो ये आपका एम्पलीट्यूड था वो 1-1, बाद में एम्पलीट्यूड बढ़ा 2-2। एम्पलीट्यूड बढ़ने के साथ साथ बच्चों मीन पोजीशन भी आपकी शिफ्ट हुई है, शिफ्ट इन मीन पोजीशन, मीन पोजीशन भी बच्चों शिफ्ट हुई है। सर अब क्या बोल सकता हूँ, आपने लास्ट पार्टिकल जो था वो 1-1 पे वाइब्रेट तो करता ही था, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ये 2-2 भी और थोड़ा आगे जाके भी वाइब्रेट हुआ। आगे जाके वाइब्रेट मतलब यहाँ से थोड़ा आगे खसका, आगे खसका मतलब हाँ सर एक्सपेंशन हुआ होगा, तभी कोई रोड ही आगे गई होगी, तभी तो आपका पार्टिकल भी आगे गया बेटा, रोड ही आगे गई, पार्टिकल ही आगे गया, तो वी कैन से हाँ सर एक्सपेंशन हुआ है। ये आपका तो आपका बच्चों मेन कारण क्या आ जाएगा सर, ये आपका जो UR कर्व है ना अनसिमेट्रिकल है। यदि इस टाइप की आपकी बाउल कटोरे जैसी ये कर्व होती तो देखो बेटा मीन पोजीशन हमेशा इस लाइन पे आती, मीन इस लाइन पे आती, तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाता लेकिन मीन शिफ्ट नहीं होती। मीन शिफ्ट नहीं होती तो मैं नहीं बोल पाता बच्चों एक्सपेंशन हुआ है। सो रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वी नो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन will increase, this also we are already aware of this। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा हम जानते हैं, अच्छा सही है सर। एम्पलीट्यूड बढ़ने के साथ साथ ड्यू टू बच्चों इसको स्टार लगाया मैंने, ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ UR कर्व मीन पोजीशन विल आल्सो शिफ्ट, मीन पोजीशन विल आल्सो शिफ्ट, सही बोला क्या मैंने, मीन पोजीशन भी शिफ्ट होगी, सही है सर। यदि बच्चों मीन पोजीशन भी शिफ्ट हुई, एम्पलीट्यूड भी बढ़ा, सो वी कैन से थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, थर्मल एक्सपेंशन हो गया। अच्छा कुछ आपको आइडिया लगा होगा सर, जब आपके पास अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने के साथ साथ सर मीन पोजीशन भी शिफ्ट किया, सो वी कैन से सर थर्मल एक्सपेंशन हुआ है। वेरी गुड। मेन कारण क्या आ गया बच्चों इसका, सर ये आ गया एसिमेट्री ऑफ UR कर्व है ना बच्चों, ये इसकी अंडरलाइन है, ये इसका मेन लाइन है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं सर कितना बढ़ेगा और क्या क्या टर्म बनेंगी। तो बच्चों मैं टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में आपको आराम से पहले लीनियर पढ़ाता रहूँगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं एरियल और वॉल्यूमेट्री को फटाक से ही बता दूंगा। देखो अच्छे से, टाइप्स ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन। कितने टाइप के थर्मल एक्सपेंशन हो सकते हैं बेटा? सर नंबर 1 हो सकता है लीनियर आपका एक्सपेंशन हो। लीनियर एक्सपेंशन का बच्चों एक नाम दिया जाता है, दैट इज वन डायमेंशनल। जब आपकी वन डायमेंशनल हो, जैसे बच्चों रोड में होता है, जैसे बच्चों एक्सपेंशन रोड में होता है, तो अब ये बोल सकते हैं सर रोड जब बढ़ेगी तो इसका आपका डायमीटर भी तो कम होगा। नहीं बच्चों, रोड की जो होती है डेफिनेशन, रोड जब कहीं लिखा हो ना बच्चों, उसका एग्जाम्पल, उसका मतलब यही होता है लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस और डायमीटर। लेंथ बहुत ज़्यादा है, सो लेंथ जब बढ़ेगी डायमीटर कम तो होता होगा, लेकिन मेरे लिए नेग्लिजिबल इफेक्ट है, मैं नहीं पढ़ रहा। के नंबर टू इज एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसी का एक नाम और होता है, दैट इज 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन। जैसे बच्चों आपका कोई भी 2D शेप हो बच्चों, प्लेट हो, डिस्क हो, कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेट है, उसमें ये होता है। नंबर 3 जो आएगा बच्चों, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक। नंबर 3 एक्सपेंशन होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक नाम और आएगा, दैट इज 3 डायमेंशन। कोई भी 3D, बच्चों इसका एग्जांपल सुनना। 3D का मतलब आप स्फीयर मत सोचना बेटा, 3D का मतलब आप स्फीयर या क्यूब मत मानना। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण जिसका शेप चेंज होती हो या जिसका साइज चेंज होता है, वी कैन से, है ना, तो सारे ही 3 डायमेंशन एक्सपेंशन में वॉल्यूमेट्रिक। जैसे बच्चों मैं, बेंच है, क्यूब है, स्फीयर है, कोई भी इवन अनइवन सी कोई शेप है ना, यदि 3D शेप है, सो वी कैन से इट विल अंडरगो द बच्चों आपका 3 डायमेंशन, या आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एग्जाम्पल बच्चों मोर पॉपुलर फॉर्म में आप जानते हो स्फीयर और क्यूब को, इसलिए मैं वही फॉर्म में लिखा। बच्चों नीचे यहाँ एक स्टार पॉइंट बन जाता है बेटा। सॉलिड में यदि कोई सॉलिड है, सॉलिड में तीनों एक्सपेंशन हो सकते हैं। कैसे तीनों बच्चों? सॉलिड की रोड भी बनती है, 1 डायमेंशन है। सॉलिड की कॉपर जैसे बच्चों प्लेट भी बनती है, 2 डायमेंशन है। सॉलिड में बच्चों आपकी 3D भी शेप बनती है, जैसे क्यूब और स्फीयर है, तो तीनों ही एक्सपेंशन होते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस के लिए क्या होगा? क्या सर लिक्विड की रोड बनती? नहीं। क्या बच्चों लिक्विड का एरिया बनता? नहीं। लिक्विड या गैस का मतलब होता है इट विल ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। सो लिक्विड एंड गैस विल अंडरगो ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छे ध्यान देना, स्टार लगा लिखा रहा हूं। solids will undergo all types of thermal expansion, whereas liquids and gases को चैप्टर के लास्ट में पूछवा लिक्विड वाले को, liquids and gases will undergo only वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सही है क्या बच्चों? लिक्विड और गैस का कैसा एक्सपेंशन होगा बेटा? वॉल्यूमेट्रिक होगा, जबकि सॉलिड कैसा? तीनों ही होगा सर। सो कैपिटल ए हम पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज योर लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, नोटेशन भी, और फिर कंटिन्यू उसको ऐसे ही रखेंगे, एरियल में भी और वॉल्यूमेट्रिक में भी। लीनियर कैसा बच्चों? हमारे पास एक रोड है दैट हैज इनिशियल लेंथ L0 और टेम्परेचर T1। जब T1 है तो बच्चों इस रोड का लेंथ L0 है। हमने क्या किया बच्चों? सर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, T2 ग्रेटर देन T1 हमने ले लिया, और इस रोड का कुछ इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ तक पहले ही रोड थी, यहाँ तक वो पहले ही रोड थी, कुछ एक्सटेंड हो गई, यहाँ तक चली गई है। सर जो एक्सटेंड हुई दैट इज नोन है डेल्टा L, और ये आपका क्या बच्चों? L0। सो L0 जो है बच्चों दैट इज योर इनिशियल लेंथ। L0 क्या बेटा? इनिशियल लेंथ है। डेल्टा L क्या बच्चों? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ बच्चों एक बात ध्यान दो, मैंने यहाँ इंक्रीज इन लेंथ नहीं बोला बेटा, यहाँ मैंने इंक्रीज इन लेंथ नहीं बोला, चेंज इन लेंथ बोला। क्यों चेंज इन लेंथ? कल को टेम्परेचर कम करेंगे तो डिक्रीज भी हो सकता है। आज मैंने टेम्परेचर बढ़ा तो इंक्रीज हुआ, सो इट इज चेंज इन लेंथ। L जो आएगा बेटा वो क्या होगा आपका? L0 प्लस डेल्टा L। L सिंबल जो यूज करा बेटा, आई एम दिस इज यूजिंग फॉर फाइनल लेंथ। तो बच्चों L क्या? फाइनल लेंथ है। ऐसे ही जब मैं एरिया की बात करूँ तो A0 अपने आप ही इनिशियल एरिया और A आपका ऑटोमेटिकली फाइनल एरिया। सही क्या है? सही मैंने बनाया। सो एक बात आप समझ गए थे बच्चों, सर जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो इंक्रीज इन लेंथ है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर अनसिमेट्रिकल कारो थी, इस टाइप की आपकी कारो बनी हुई थी, ऐसी कारो बनी हुई थी अनसिमेट्रिकल। सर जैसे जैसे डेल्टा टी, जैसे जैसे आप डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा देते, जैसे जैसे आप इस डेल्टा टी की वैल्यू T1 और T2 में जितना गैप ज़्यादा होता, इतनी ही मीन पोजीशन आगे चली जाती। बेटा T1 यहाँ, T2 यहाँ, तो मीन पोजीशन कम शिफ्ट करती। T2 को मैं और ऊपर ले लेता और ज़्यादा मीन पोजीशन शिफ्ट करती। तो जितना जितना आप टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाओगे,
सर मीन पोजीशन इतना ज़्यादा शिफ्ट करेगी और वी कैन से इतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ होगा, तो एक बात तो समझ में आती है सर, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा इतना ही चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा। और बच्चों एक इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इनिशियल लेंथ। ये एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, एल नॉट वाला इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है कि हमने एक बार 10 मीटर की रोड दिया, एक बार 100 मीटर की, तो मैं देख पाया कि 100 मीटर जब लिया 10 गुना आपका इंक्रीज वैसे। सो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना तो एक कॉन्स्टेंट लेके आते हैं, दैट इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब ये मत बोल देना सर ये भी अल्फा था ये भी अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉन्स्टेंट अल्फा आया। अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? दिस इज योर मेटेरियल प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? मेटीरियल डिपेंडेंट है, मेटेरियल प्रॉपर्टी। इसकी एसआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? एसआई यूनिट होती है बच्चों इसकी पर डिग्री सेल्सियस। सर ये मीटर में कैंसिल आउट, क्या चला जाएगा सर? ये डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट डिवाइड बाई डेल्टा टी, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस। पर केल्विन नहीं, पर डिग्री एसआई यूनिट इस फॉर्म में है। बच्चों मेरे पास एक चीज यहां बन गई, चेंज इन लेंथ निकालना हमें आ गया है। पूरे चैप्टर में आपको जब भी दिक्कत होगी तो मैं इस फॉर्म में आपसे पूछूं डेल्टा एल। सो सेकंड चीज आपसे बोला सर फाइनल लेंथ क्या होगी? सो फाइनल लेंथ क्या थी बच्चों? सर एल नॉट प्लस डेल्टा एल। एल नॉट को कॉमन ले लेंथ क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ भी आ गई। थर्ड वाले के ऊपर स्टार लगा, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। बच्चों फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई क्वांटिटी फ्रैक्शनल चेंज है। फ्रैक्शनल चेंज को आपको लर्न करना, इसको दोबारा कहीं मैं यूज करूंगा, फ्रैक्शनल चेंज दैट यू हैव टू लर्न। सो डेल्टा एल बाई एल नोट क्या बन जाएगा बच्चों? सर डेल्टा एल बाई एल नोट दिस इज योर इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। इसको चाहो तो आप फ्रंट पेज पे भी ले सकते हो, इसको आप चाहो तो फ्रंट पेज पे भी ले सकते हो। एक फोर्थ पॉइंट और बनता है। फोर्थ पॉइंट को मैं ऐसे बोलता हूँ बच्चों, सर परसेंटेज चेंज आपको निकालना दुनिया की सबसे सरल चीज है। परसेंटेज चेंज आपको निकालना है दुनिया की सबसे सरल चीज है। सर फ्रैक्शनल इनटू 100 कर दो, परसेंटेज चेंज आ गया। बच्चों ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला कि परसेंटेज में डिवाइड कर दो, ये कर दो वो कर दो, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही आप भी बोलना। सर फ्रैक्शनल चेंज लेंथ है अल्फा डेल्टा टी, मुझे याद है। परसेंटेज निकालना दुनिया का सबसे सरल काम है। यदि मैं फ्रैक्शनल चेंज के इनटू में 100 कर दूँ तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सही है क्या? ये चीज़ हमने अच्छे से बनाई। इसमें ध्यान देने वाले कौन सी बात है? वो फ्रैक्शनल चेंज, इससे जाओ तो डेल्टा एल भी आ जाएगा, डेल्टा एल आ गया तो फाइनल लेंथ भी आ जाएगी, परसेंटेज भी आ जाएगा। सो यू हैव टू क्या बच्चों लर्न कर लो, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। दैट इज फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल बाई एल नोट दिस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। किस टाइप से यहाँ क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, लेंथ आपको दिया हुआ पहले 100 मीटर। अल्फा फॉर कॉपर वी कैन राइट 10 पावर -5 एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 100 डिग्री सेल्सियस। हमेशा बोला कि टेम्परेचर आपने एक रोड का 100 मीटर की रोड, 100 मीटर की बिग लेंथ है ना बच्चों, 100 मीटर रोड का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री से, तो कितना इफेक्ट आएगा आप बताओ? फाइंड आउट सब कुछ मतलब चेंज इन लेंथ भी, फाइनल लेंथ भी, फ्रैक्शनल और परसेंटेज चेंज भी। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेल्टा एल। डेल्टा एल कैसे निकल जाएगा बच्चों? एल नोट अल्फा डेल्टा टी। चलो इसको एल नोट ही लिखना चाहिए, इनिशियल लेंथ है। सो दिस इज योर 100 2 × 10 पावर -5 एंड अगेन डेल्टा टी इज 100। बच्चों डेल्टा टी दिया कि टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? पूरे बोला हुआ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई, तो डेल्टा टी दिया है ना बच्चों, मैं आपको समझा चुका हूँ बच्चे चैप्टर में। इंक्रीज बाई बोलेंगे तो डेल्टा टी दिया हुआ है। अच्छा सर ये आपका 10 पावर हो जाएगा -1 और 0.2 मीटर। कितना कम चेंज आया बेटा? 100 मीटर की रोड में 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पे भी ये बड़ा कम चेंज आया। कितना कम चेंज आया सर? तो ये तो बहुत कम है, 20 सेंटीमीटर है। सो अगेन वी कैन से सर व्हाट विल बी फाइनल लेंथ? एल नोट प्लस डेल्टा एल। ये कितनी थी बच्चों? 100 और ये 0.2। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 100.2 मीटर। यदि आप बच्चों फिर बोलते थर्ड वाला फ्रैक्शनल चेंज, इसके ऊपर स्टार भी लगाया था सर, डेल्टा एल बाई एल नोट, डेल्टा एल आ गया 0.2 और एल नोट कितना बेटा? अपने पास 100, छोड़ दे सही। सर आपका परसेंटेज क्या? परसेंटेज दुनिया का सबसे सरल चीज होती है। सो 0.2 डिवाइड बाई 100 ये फ्रैक्शनल चेंज था, इनटू 100 किया बच्चों, सो दैट इज 0.2% ओनली, 0.2% ओनली। सही है क्या? ये आपके मन में एक डाउट आ सकता है, आपके मन में डाउट आ सकता है क्यों पढ़ूं? ये आपके मन में डाउट आ सकता है जब इतना मामूली चेंज है, इतना कम अमाउंट में चेंज हुआ तो मैं क्यों पढ़ूं? क्या जरूरत है? इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों पढ़ाई करें? बेटा ये इन चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन आपको 1-2 बातें मैं समझाता हूँ।
बच्चों अपने घर जब बनाते हैं, आप जानते हो लोहे के सरिये डालते हैं, मेटल के सरिये डालते हैं, और तब हमारा घर बनता है। तो आप देख पाओगे बच्चों, जो अच्छा बढ़िया आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया होगा, अच्छा आपके पास यदि मिस्त्री नहीं होगा, तब देख पाओगे जब सर्दियाँ आती है ना बेटा, तो कोने में बच्चों आपका दरार आ जाती है। दरार क्यों आई होगी? सर जो मेटल था सिकुड़ने लग गया होगा, सिकुड़ने लग गया था, आपकी दरार आ गई होगी, सही से डिजाइन नहीं किया होगा। और आप समझ पाओगे शायद आपके घर में 2 mm भी 3 mm भी यदि आपकी दरार आती तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। या बेटा इस सिंपल रोड के लिए नहीं पढ़ते हैं, सिंपल ऐसा रोड पड़ी है हमारी गाड़ी, ऐसा कभी नहीं होता कि आप सर सुबह कार में आए थे और गर्मी थी, गर्मी में टेम्परेचर इंक्रीज किया और कार जब सर वापस गए तो बस बन गई, ऐसा इंक्रीमेंट नहीं होते हैं, वे बहुत कम सा अमाउंट में है ना। तो कहाँ पढ़ते हैं बच्चों? सर जहाँ जैसे बच्चों अपना इंजन है, ये पिस्टन होता है, गाड़ी को चलाने वाला मेजर आपका पार्ट होता है पिस्टन, सिलेंडर में ऐसे बच्चा फ्यूल बर्न होता है, ये सिलेंडर ऐसे आपका ऐसे घूमता है, ठीक है सर, जब ये घूमता है तो बात समझते हैं बच्चों। आप देखोगे ना अच्छे तो सिलेंडर एक्चुअली ऐसी अरेंजमेंट होती है, सिलेंडर और ये पिस्टन, पास में बेटा आपका यहाँ गैप होता है, जहाँ पिस्टन रिंग लगी रहती है ना, ऐसे गैप रहता है। हाँ ये आप समझ पाओगे नहीं बेटा, वहाँ टेम्परेचर भी कितना है सर, वहाँ 5000 4000 डिग्री इस टाइप का ज़्यादा टेम्परेचर चेंज भी है, इस टाइप का चेंज है। और लेकिन इस सिलेंडर जब मामूली सा भी यदि आपका पिस्टन, यदि मामूली सा भी पिस्टन आपका एक्सपेंड हो जाए तो एक वर्ड होता सीज, इंजन सीज हो गया। सुना बेटा आपने, कार का इंजन सीज हो गया, सबसे बड़ा काम आ गया, इंजन में 1 लाख रुपए लगेंगे। तो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? जहाँ मेरे लिए 1 mm का चेंज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहा हूँ। कार बस का चेंज का में फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ के लिए पटरियाँ बच्चों, पटरियों में देखो आप गैप छोड़ा जाता है, जब भी 2 ज्वाइंट होंगे थोड़ा सा गैप, ताकि ये एक्सपेंड भी हो तो आपका ये मुड़े ना। एक ही पटरी लगाते, लंबी पटरी में लगाते तो बैंड हो जाती तो बच्चों वहाँ ट्रेन नीचे जा सकती, डिरेल हो सकती। तो इसलिए मैं बताता हूँ इंजन सीज होता है बच्चों, 2 mm में 1 mm ही हो जाए, घर पे दरार आ सकती है, उसके लिए ट्रेन डिरेल ना हो जाए, उसके लिए मैं बच्चों थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहा हूँ। घर में पड़े हुए लोहे की रोड का मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सर की गाड़ी कार से बस नहीं बनेगी, ना ही कभी ऐसा होगा। आप बहुत अच्छे बच्चे बाइक लेके पढ़ने आते थे मेरे पास, और सर्दियाँ थी, सुबह तो ठीक था, फिर दिन में आपकी चलो रात को पढ़ने आए थे तुम, दिन रात को क्या ठंड बढ़ गई और बाइक सिकुड़ के छोटी सी बच्चों वाली टॉय कार बन गई, टॉय बाइक बन गई, ऐसा नहीं होता है ना, ये हम इसलिए पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल, वो डबल स्टार पीएमटी लर्न है, डबल स्टार पीएमटी और लर्न है, उसको बच्चे देखो। इस क्वेश्चन नंबर 2 का सीधा लर्न करेंगे बच्चे। ये 2 बार पीएमटी में और 2 से 3 बार जेई में आ चुका है, एज इट इज क्वेश्चन है ना। उसने यहाँ क्वेश्चन में लिखा L1 और L2 2 रोड ऐसे ज्वाइंट हैं, अच्छा कैसे भी रखिए उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। सब टेम्परेचर T1 है, L1 और L2 ऐसे रखे, वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फ्री, है ना बेटा, वैसे रखी हुई है। फाइंड इफ चेंज इन लेंथ, चलो यार, इफ डिफरेंस इन देयर लेंथ does not depend on temperature difference, find। बच्चों दोनों तरीके से पूछा गया है, L1 by L2 पूछ ले, या बेटा L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 पूछ ले। इस टाइप से दोनों टाइप से सवाल पूछा गया है। ऐसे भी पूछा था एक बार कि L1 माइनस L2 है जो कांस्टेंट है, ऐसे भी मुझे पूछ कर एक बार देखा गया था। सही है क्या कंसेप्ट हो? ये बच्चों ऐसे ज्वाइन करना जरूरी, कहीं जोड़ दो बेटा, डिफरेंस जो है सीधा बोल दो कि जितना अच्छा अलग अलग पड़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। L1 का जो डिफरेंस है और L2 का जो डिफरेंस है, L1 पहले 8 है और L2 आपकी 10 है, तो डिफरेंस कितना है 2 मीटर। तो बच्चों आप कितना भी टेम्परेचर चेंज कर लो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होने वाला। सर इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब एक बात पकड़ पाओगे आप? सर सीधी सीधी बात ये बनती है सर, जितना L1 इंक्रीज होगा ना इतना ही L2 इंक्रीज होगा, जितना L1 इंक्रीज होगा इतना ही L2 इंक्रीज होगा। बच्चों ये तो होता कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली कैसे? क्योंकि ना बोला सर डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, तो जितना चेंज इन लेंथ L1 में होगा इतना ही चेंज इन लेंथ L2 में होगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट हो गया है बच्चों। इसको मैं मैथमेटिकली भी बता सकता हूँ। मैथमेटिकली आप पूछते तो क्या बन जाता सर, L1 माइनस L2 पहले भी और टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी सेम रहेगा। सो ये क्या L1 माइनस L2, ये क्या हो जाता है बेटा L1 प्लस डेल्टा L1, और ये क्या होता है L2 माइनस डेल्टा L2। माइनस कैसे आ गया? माइनस लगा हुआ था इसलिए ये कैंसिल हो गए। तब भी आप देखो क्या बनेगा, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। ये मैथमेटिकल भी बन जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला डिफरेंस सेम रहेगा तो मैथ से मैं डिफरेंस सेम कर दे तब भी ऐसा बन जाता। लेकिन बच्चा लॉजिकल समझे ज़्यादा अच्छा है,
लॉजिकल हमने क्या समझा सर, देखो जब डिफरेंस आपका सेम रहना है सो वी कैन से जितना L1 में इंक्रीमेंट होगा इतना ही L2 में होगा। डेल्टा की वैल्यू लिखनी आती है? हाँ सर, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। यहाँ क्या बच्चों, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। यदि बच्चों ये अल्फा 2 है और ये आपका अल्फा 1, अलग अलग लेते हैं। आपका डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल बोला हुआ बच्चों, फॉर एनी टेम्परेचर चाहे डेल्टा टी की कुछ भी वैल्यू, सो वी कैन राइट L1 बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। भाई यहाँ से मिसकंसेप्ट मत बना लेना, यहाँ से आप मिसकंसेप्ट मत बना लेना, लेंथ तो अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं है। अब ऐसे मत बोलते ना बेटा कि यहाँ तो सर लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नॉट, इट इज ए कंडीशनल। यदि दो रोड हैं, दोनों का अलग अलग मटेरियल है और दोनों का लेंथ का डिफरेंस कांस्टेंट है, किसी भी टेम्परेचर चेंज के लिए ये बनता है, अदरवाइज अल्फा इज कांस्टेंट, हमें जानते हैं अल्फा क्या बेटा कांस्टेंट है। एक बार कैसे पूछता था कि दो रोड है, कि कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की, एक की लेंथ 88 मीटर, एक की 110, अल्फा दिया, एक का दूसरे का निकाल दो, सिंपल यहाँ से आ जाएगा PMT का क्वेश्चन। यदि बच्चों ये पूछा जाए L1 डिवाइड बाई L2 पूछा जाए इस फॉर्म वाला, सो L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 ये निकालना है। इसको ऐसे करते हैं बेटे, डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई L1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड किया तो ऊपर L1 बाई L1 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये L2 बाई L1, ये मुझे पहले से याद है। कैसे याद है? उल्टा होता है। कैसे याद है बच्चों? उल्टा होता है, उल्टा होता है सर। ये आपका 1 और ये 1 यहाँ उल्टा होता था, अल्फा 1 बाई अल्फा 2, सो ऊपर चला जाएगा अल्फा 2 और नीचे आ जाएगा अल्फा 1 प्लस। बच्चों जो फ्रंट पेज पे लिखना है उसको मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये समझ गए बेटे, उल्टा होता है। यदि L1 भी है तो यहाँ ऊपर L1 के सामने आपका आ जाएगा अल्फा 2, बाकी समय तो सम रहेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन में एक अलग फॉर्म में लिखता हूँ सर, ये आपका कॉपर की लेंथ है और कॉपर का अल्फा, ये बच्चों आपका एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम का अल्फा। आप बोलो सर आप इतने होशियार हो, तो एक काम करो ये बता दो, एल्यूमिनियम की लेंथ डिवाइड बाई कॉपर, बोल दो उल्टा होता है। लो, कॉपर डिवाइड बाई एल्यूमिनियम। बच्चा बोला सर अब तो बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, तो एक काम करो आप ऐसे भी बता सकते हो क्या, कॉपर डिवाइड बाई एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, क्या कॉपर है तो कॉपर के सामने उल्टा लिख दो एल्यूमिनियम, और सम है तो सम में एज इट इज रहेगा। भाई इसको छेड़ना मत, सब में क्या रहेगा एज इट इज, को छेड़ना मत। सही है क्या? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्रिप्टिव में अंदर में आपको समझा दिया। ये कंडीशन दिमाग से समझे हमने, मैथमेटिकल भी आ जाता। यही क्वेश्चन आज का 2 बार PMT में, एक बार ये भी JEE मेन में इस फॉर्म में पूछा, तो इस फॉर्म में हमने देख लिया। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना बेटा, यहाँ कुछ नहीं चेंज होगा, सीधा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन इसका और मैं करता हूँ, किस टाइप से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास एक ग्राफ है, सो इट इज लाइक दैट, ये 1 and 2, ये आपका दिया हुआ बेटा L और ये दिया हुआ टेम्परेचर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 उसने ऐसा बोल दिया, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है क्या, अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है क्या, या 1 और 2 अल्फा दोनों बराबर है, ऐसा हमसे पूछा गया। इफ इनिशियल लेंथ ऑफ बोथ मटेरियल्स आर सेम, वो दिख भी रहा है, इनिशियल लेंथ दिख भी रहा, बोलेगा नहीं तब भी सर ये आपकी इनिशियल लेंथ है, ये L0, दोनों की सेम है, सेम लेंथ से स्टार्ट किया, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। सर ग्राफ का क्वेश्चन कैसे सोचते थे, ग्राफ का क्वेश्चन सोचा जाएगा बेटा या तो आपका स्लोप से और या तो आपका एरिया से, या तो आपका स्लोप से या तो आपका एरिया से। सर स्लोप या एरिया देखते हैं एक बार, स्लोप क्या बन जाएगा इसका, सर स्लोप इसका बन जाएगा dy बाई dx, ऐसे। अच्छा सर एरिया क्या बन जाएगा, y dx L dt, उसका कोई वैल्यू नहीं, हम नहीं जानते उसका कुछ, है ना। डेल्टा L की वैल्यू क्या थी बेटा, L0 अल्फा डेल्टा t, और इट इज अगेन योर डेल्टा t। सर डेल्टा t से डेल्टा t कौन आपका कैंसिल हो जाएगा, और L0 आपका क्या है, कांस्टेंट है। सो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका ही स्लोप ज्यादा, इससे बोल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते थे सर, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लो, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लो, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। अच्छा सर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, तो ये आपका θ2 है और ये आपका θ1 है। अब मैं समझा पाऊँ, क्योंकि θ1 की वैल्यू θ2 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाए बच्चों, स्लोप 1 का ज़्यादा और स्लोप 2 का कम है। सर स्लोप 1 का ज़्यादा, इसका मतलब अल्फा भी 1 का ज़्यादा है। सो द राइट आंसर विल बी अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2। सही है क्या बच्चों?
अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2। एक आधा क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, ये ग्राफ वाला भी आ गया, एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, सिंपल डेल्टा एल का यूज करना। कई बार क्या बोलता है, 1 2 3 रोड पड़ी है, इनको जोड़ के एक रोड आप बनाओ कि एक्सटेंशन जो आपका एक्सपांशन था वो सेम रहे और आपका अल्फा एवरेज आप बनाओ। एक कंसेप्ट होता है अल्फा एवरेज का, अल्फा एवरेज वाला कंसेप्ट ही हम देखते हैं। अल्फा एवरेज का क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कि हमारे पास 2 रोड हैं, वन इज एल अल्फा, अनदर रोड इज 2L2 अल्फा। 2 रोड्स आर देयर ज्वाइंड एंड टू एंड सच दैट इन दोनों से आपको एक तीसरी रोड बनानी बच्चों, उसकी लेंथ तो 3L है बता दिया उसने, बट अल्फा आपको नहीं पता, यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा एवरेज। व्हाट विल बी अल्फा एवरेज इफ expansion, thermal expansion in both configuration is same, both configuration is the same, ऐसा बोल दिया। इस वजह से इतना डेल्टा एल है, ये भी इतना ही, तो बस अपना आंसर बनने लग जाएगा। सर इसमें जो डेल्टा एल टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें जितना टोटल एक्सपेंशन है सर जितना 1 में होगा 2 में होगा, क्योंकि बच्चों 1 और 2 का अलग अलग निकालना होता। हाँ था सर, डेल्टा एल का था इनिशियल लेंथ अल्फा, अल्फा नहीं पता एवरेज है डेल्टा टी, डेल्टा इसमें देखना बच्चों इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा इसमें देखो बच्चों इनिशियल लेंथ अल्फा, अल्फा क्या बच्चों 2 अल्फा डेल्टा टी। जो चीज़ सेम उसको काट दो सर, एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी, क्या बन जाएगा 3 अल्फा एवरेज दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4 अल्फा एंड अल्फा एवरेज वी कैन राइट एज 5 अल्फा डिवाइड बाय 3। ये बच्चों आपकी एक प्रोफाइल वाले सवाल मैंने कराया जहाँ डायरेक्ट आपका डेल्टा एल से बनते हैं। अब धीरे धीरे मैं अच्छे क्वेश्चनों पे भी जाऊंगा और एप्लीकेशनों पे भी जाऊंगा, लीनियर का ही पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद बच्चों धीरे धीरे मैं आपके एरियर वॉल्यूम पे जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा थर्मल एक्सपांशन इन आइसोट्रोपिक मटेरियल। बच्चों ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उनके लिए मैं करा रहा हूँ। फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, उसके लिए इस फॉर्म में करेंगे, फटाक से आंसर आएगा। 2-4 पॉइंट मैं लिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। आइसोट्रोपिक मटेरियल कैसा होता है इसको अलग से भी समझाऊंगा, फिर भी एक लाइन में लिखवा देता हूँ। कैसा मटेरियल बच्चों, ऐसा मटेरियल विच हैज सेम प्रॉपर्टीज इन एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है बच्चों, उसको बोला जाता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे पॉइंट आप सुनो अच्छे से। यदि बच्चों मैं आपसे पूछ हुई थी इधर पढ़ाने के बाद, बेटा व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो बोल दो सर देखो डेफिनेशन आपने नहीं बताई है, आपने ज्ञान आपने बहुत दिया लेकिन डेफिनेशन आपने नहीं बताई है, तो कैसे बता पाऊंगा। तो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन होती है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट मार्क कर दो, कहीं भी पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब मेरे ऊपर आप देखो एक यहाँ और एक यहाँ, आपने चलो हाथ पे एक यहाँ और एक यहाँ, हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिया ना, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पे। यदि मैं बोलूँ थर्मल एक्सपेंड हुआ तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हर पॉइंट के बीच में दूरी बढ़नी चाहिए। डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी 2 पॉइंट विल इंक्रीज इन थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोला जाएगा बच्चों, सर इसको ऐसा लिखा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन every 2 points on object will increase। हर 2 पॉइंट कहीं भी मार्क करो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़नी चाहिए। नंबर 2 चीज क्या बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं बच्चों, अब थीटा को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है विल नॉट चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपकी चेंज नहीं होगी इन थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा सर, अब धीरे धीरे वो अच्छी चीज में जा रहा हूं मैं, वाला पॉइंट डबल स्टार पॉइंट है, इसको हमेशा याद करना है। इस चैप्टर में आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं ऐसा बोलूंगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, चलो और बताता हूँ, हीटिंग पे यदि 2 मटेरियल है बच्चों, 2 मटेरियल है, एक मेरा ये वाला हाथ है बच्चों, इसका अल्फा 1 और ये एक हाथ है अल्फा 2, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। मैं बोलता हूँ बेटा अल्फा 1 की वैल्यू ज़्यादा है, अल्फा 1 की वैल्यू ज़्यादा, इस हाथ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इनिशियल लेंथ दोनों की 10 मीटर है, दोनों को आपने हीट किया, तो क्या होगा बेटा 10 इंटू अल्फा 1 डेल्टा टी, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा दिया। तो जिसका अल्फा ज़्यादा अल्फा 1, तो डेल्टा टी किसका ज़्यादा आएगा बेटा इसका, क्योंकि एल नॉट सेम है, डेल्टा टी सेम है, अल्फा अलग है। सर जिसका अल्फा ज़्यादा है हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ाने में उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी,
इसकी मान लो बेटा 2 मीटर बढ़ी, इसकी मान लो डेल्टा की वैल्यू 2 मीटर, इसकी 1 मीटर, तो कितनी हो जाएगी फाइनल लेंथ सर 10 + 2 12, ये 10 + 1 11 सर। जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी फाइनल लेंथ ज्यादा आई है। अच्छा और स्टार पॉइंट इसलिए जैसे अब मैं बता रहा हूं, यदि आपने 100 डिग्री टेम्परेचर कम किया, 100 डिग्री टेम्परेचर कम किया, इनिशियल लेंथ वही है, डेल्टा टी वही, अल्फा भी वही है सर। 2 मीटर इसकी कम होगी और इसकी 1 मीटर कम होगी, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो क्या लिखा जाएगा फाइनल लेंथ सर? ये 10 - 2 8 मीटर और ये 10 - 1 9 मीटर, छोटा, तो एक सीधी लाइन में जिसका अल्फा ज्यादा है, जिसका अल्फा ज्यादा है, हीट करने पे उसकी फाइनल लेंथ ज्यादा होगी और कूल करने पे उसकी फाइनल लेंथ कम होगी। ऐसा बोला जा सकता है जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा होता बच्चों, जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा होता बेटा, हीट करने पे वो ज्यादा एक्सपेंड होती है, एज वेल एज कूल करने पे वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू सर वही 2 मीटर है, तो 10 - 2 8, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। तो लिखते हैं बच्चों मटेरियल विद मोर वैल्यू ऑफ अल्फा, मोर वैल्यू ऑफ अल्फा विल एक्सपेंड मोर, विल एक्सपेंड मोर, मतलब फाइनल लेंथ ज्यादा होगी। किस पे बच्चों? लिखवाऊंगा एज वेल एज विल कॉन्ट्रैक्ट मोर। बच्चों किस किस के कॉन्ट्रैक्ट करता बेटा? ऑन कूलिंग, जब कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा, और बच्चों हीट करोगे तो आपका ये ज्यादा होगा एक्सपेंड। फोर्थ वाला पॉइंट बोला सर इतनी कहानी के बाद कोई सीधी कोई तरीका बता दो ना थर्मल एक्सपेंशन का, तो मैं बोलता हूं बच्चों सीधा तरीका सुन लो बेटा। जब भी थर्मल एक्सपेंड करना आपको टेम्परेचर बढ़ा तो आप जूम कर दो, फोटोग्राफिक जूम। फोटो जैसे मेरा फोटो खींचो और उसको आप जैसे हाथ से फोन पे जूम करते ना, ऐसे जूम करने वाला। सो थर्मल एक्सपेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोटोग्राफिक जूम, फोटोग्राफिक जूम। ये फोटोग्राफिक जूम जैसा होता है बच्चों। सर फोटोग्राफिक जूम का मतलब क्या आप जानते हो, क्या बताना चाहते हो? फोटोग्राफिक जूम का मतलब ऐसा बताना चाहता हूं बच्चों कि जैसे मेरे पास एक यहाँ ऐसे सुंदर सी कन्या है, ग्रीन कलर की है ना, सुंदर सी कन्या है। आपने इसको किया हीट, आपने इसको हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया। सो फोटोग्राफिक जूम क्या होगा सर? सब कुछ बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा बच्चों? देखना एक बार। सर यदि इस लड़की का मुंह है तो मुंह भी बढ़ा, सर इस लड़की की आंखें भी बढ़ी, इसका कान भी बढ़ा, इसके बाल भी बढ़े, सब कुछ बढ़ेगा। मतलब ये है ना, ऐसा नहीं कि कान छोटे रह जाएं, आंख छोटी हो गई, एक छोटी बड़ी, नहीं, सब कुछ बढ़ेगा ना एक्सपेंशन। बनाओ शाबाश बच्चों। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल हम करते हैं, कुछ आसान है कुछ अच्छे हैं। देखो कैसा, जैसे बेटा एग्जांपल नंबर 1 हम किए जाए। सर ये एक रोड है एल लेंथ की, आपने क्या किया, सारे एग्जांपल हीट के कर रहा हूँ बच्चों में, कूलिंग के नहीं कर रहा। सो एल डैश हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन एल। यदि बच्चों हमने एक ले लिया बेटा स्क्वायर, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल, ऐसे प्लेट है, आपने इसको किया हीट, तो हीट करना जूम कर दो बच्चों। सो दोनों साइड से एल डैश एंड एल डैश बोथ आर ग्रेटर देन एल। सही है क्या बच्चों? अनदर एग्जांपल वी कैन डू विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यहाँ आपका थीटा है एल और एल, मैंने क्या बोला बेटा? थीटा विल नॉट चेंज। इस बात को जूम से समझ भी पाओगे। यदि ऐसे ऐसे दो हाथों के बीच में यदि बच्चों ऐसे एंगल 60 है, अब जूम करो, ये हाथ यहाँ चला जाएगा, हाथ यहाँ, लेकिन बच्चों एंगल 60 रहेगा। वही बोला थीटा विल नॉट चेंज। एल डैश ग्रेटर देन एल है, दिस इज अगेन एल डैश ग्रेटर देन एल, बट द थीटा विल बी सेम। बच्चों यहाँ एग्जांपल नंबर 4 है सिंगल स्टार। हमने ऐसा बोल दिया बच्चों, इसकी रेडियस कैपिटल आर और एक होल है आर रेडियस। यहाँ बोला इसका आप जूम करके बनाओ, हीट करके बनाओ, क्या बनेगा? और फिफ्थ एग्जांपल इज लाइक दैट, ऐसा। ये R1 बच्चों, ये R2, ये गैप X और ये थिकनेस Y। सबको आपको बताना है क्या बन जाएगा हीट करके। देखो बच्चों ये आसान है बेटा, दो को लास्ट वाले को देखते हैं। ये डबल स्टार है, वो सिंगल स्टार। या कई बार जब आप ऐसे लगता है ना सर, जब आप कंसेप्ट नहीं जानते, ऐसे समझोगे सर ठीक है ये एक्सपेंड होगा तो सर यहाँ वाला पॉइंट अंदर घुस जाएगा, ये अंदर ऐसे घुस जाएगा। सर ये बढ़ेगा तो ये भी तो अंदर भी तो बढ़ेगा ना, कम हो जाएगा गैप। कैपिटल आर तो बढ़ जाएगा, कैपिटल आर तो बढ़ जाएगा जो मान लोगे, लेकिन छोटा आर के बारे में नहीं मान पाओगे। कैपिटल आर तो बढ़ जाएगा, छोटे आर के बारे में नहीं मान पाओगे। क्यों ऐसा लगता है सर? ये कैपिटल आर बढ़े तो ये भी तो अंदर घुसेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला था डेफिनेशन? सर सबके बीच में आपकी दूरी बढ़ेगी, तो बेटा ये भी बढ़ेगा, तो आर भी आपका कैपिटल भी बढ़ेगा
और ये भी बढ़ेगा। इवन बच्चों ये गैप है ना बेटा, ये गैप आप देखोगे एक्स, ये गैप भी बड़ा होगा, एक्स डैश होगा, हर चीज बढ़ेगी। या बहुत जूम जूम ऐसे नहीं तो बेटा, ऐसे तो जूम होता पूरा फोटो की सब कुछ बढ़ता है, ऐसा लिख भी रहा सब कुछ बढ़ेगा। जैसे ये है, इसमें ऐसा लगता है सर ये ऐसे ना स्ट्रिप है, ये आपकी वो है स्ट्रिप है, तो ऐसा लगता है सर ये पास आ जाएगी, जैसे बढ़ेगी ना ऐसे पास, ऐसे नहीं बढ़ता बच्चों। एक्सपेंशन क्या बोला, हर पॉइंट के बीच में दूरी बढ़ेगी तो एक्स भी बड़ा होगा ना, तो ऐसे एक्चुअली ऐसे बड़ा होता है, ऐसे सब कुछ बढ़ेगा मतलब ऐसे बड़ा होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा ना, इसके पास नहीं आएगा, तो सब कुछ बढ़ेगा मतलब सब कुछ बढ़ेगा मतलब ये होता है। सर ये एक्स डैश होगा ग्रेटर देन एक्स होगा, सर ये आपका R1 है ग्रेटर देन R1, सो ये R2 डैश है बेटा ग्रेटर देन R2, इवन दिस इज योर थिकनेस, Y डैश ग्रेटर देन Y। सही है बच्चों, इसका मतलब होता है बेटा सब कुछ बढ़ेगा। कुछ एग्जांपल मैंने कराए हैं, जब भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा सिंपल एक एग्जांपल, सर सब कुछ बढ़ेगा, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा मुझे क्वेश्चन दिखाई दे 1 सेकंड में आंसर दूंगा, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ा दो। ये जहां आपको डाउट हो उस पर पॉइंट मार्क कर लो, पॉइंट की दूरी बढ़ा देंगे, पॉइंट की बजाय ये तरीका आसान है। सही क्या, अब मैं जा रहा हूँ बेटा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन की एप्लीकेशन कैसी हो सकती है, बनाओ आप। ये 4 एप्लीकेशन आएंगे बेटा, एनसीईआरटी में एक लाइन में डिफाइन है, तो मैं एक लाइन में आपको अच्छे समझा देता हूँ। एप्लीकेशन लीनियर एक्सपेंशन नंबर होता है रीडिंग ऑफ स्केल। सिंपल मैं आपको समझाऊंगा बेटा, रीडिंग ऑफ स्केल का मतलब होता है सर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रीडिंग। यदि आप बच्चों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी रीडिंग कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो रीडिंग बढ़ जाएगी। सिंपल एक लाइन तो ये बन गई। खे कैसे यूज किया जा सकता है बच्चों, कैसे यूज किया जा सकता है, ऐसे यूज किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, कैसे कैसे स्केल के ऊपर इफेक्ट आएगा, जो मेटेलिक स्केल है जो लेंथ में चेंज हो सकता है उस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ने का स्केल बड़ा हो जाएगा तो रीडिंग कम। ये पेन आपको मापना है, ये पेन आपको मापना है, स्केल साइड में रखा हुआ है ना, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहले पेन के ऊपर तो 10 नंबर वो फिक्स था, ऐसे 10 साइज दिखा रहा था 10 सेंटीमीटर, आपने इंक्रीज किया तो 10 नंबर तो आगे खसक गया, एक्सपेंशन हो गया तो पेन की लंबाई कम दिखने लग जाएगी 9। सो वही आपको सिंपल इस पॉइंट की फॉर्म में देखना है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रीडिंग। देखो बच्चों, इफ ए स्केल shows correct reading at 20 degrees Celsius and its reading at 0 degrees Celsius is 25 mm, then correct reading will be बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन देखो अजीब सा लग रहा है, अजीब सा, लेकिन मैं 2 चीज पकड़ूंगा। 20 डिग्री पे रीडिंग आपको बतानी, करेक्ट रीडिंग पूछा हो, करेक्ट कहाँ थी 20 पे थी, और 0 डिग्री पे क्या दिया बच्चों 25। क्वेश्चन में ऐसा पूछता बेटा मोर देन 25 लेस देन 25 ऐसे ऑप्शन आते हैं, लेस या मोर भी पूछा डेल्टा निकालना आता आपको, एल नॉट अल्फा डेल्टा लिस्ट आ जाएगा। सर ऐसे पूछता हूँ एट या टेम्परेचर जब 0 डिग्री है तो रीडिंग कितनी है बच्चों, सर रीडिंग है सर 25 mm, खुद ही लिखा हुआ है। करेक्ट रीडिंग बतानी, करेक्ट कहाँ है 20 पे, 20 पे आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, सर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा कम, रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों कम, सो आंसर विल बी लेस देन 25 mm। क्या जाएगा बच्चों, लेस देन 25 mm, आसान बिल्कुल सरल। टेम्परेचर रीडिंग का 36 का आंकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 आती है बच्चों बाई मेटेलिक स्ट्रिप, नंबर 2 आएगा बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है सर, 2 मेटल को एक साथ वेल्ड किया होता है, ज्वाइन किया होता है, 2 मेटल को एक साथ ऐसे ज्वाइन किया होता है, ऐसे डिफरेंट मेटल होता है। जैसे बच्चों मैं एज्यूम कर रहा हूँ अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 1 की वैल्यू ज़्यादा मान रहा हूँ, तो ये 2 संभावनाएं बन सकती हैं बच्चों, एक ऐसी हीटिंग वाली और एक बच्चों कूलिंग वाली, एक हीटिंग वाली और एक कूलिंग वाली, दोनों संभावनाएं मैं बना दिखाता हूँ। अज्यूम किया हुआ कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। ऐसे कहाँ यूज किया जाता है बच्चों, जहाँ टेम्परेचर सेंसिटिव स्विच होते हैं ना, चाहे इलेक्ट्रिक प्रेस में है, अपने ऑन किया प्रेस, थोड़ी देर ग्रीन 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 लाइट एकदम अपने आप ऑटो कट हो गया और रेड हो गई। वाटर गीजर है, अपने ऑन किया पहले ग्रीन 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 ऑटो कट हो गया रेड हो गई, वो टेम्परेचर के कारण अपने आप हो जाता है ना। कैसे टेम्परेचर के कारण होता होगा सर, दोनों कैसे ज्वाइन किया हुआ है, देखो बेटा ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नहीं बढ़ सकती, वेल्डेड है, टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे टर्न कर सकती है। तो बच्चों देखो जैसे सर्किट पे ऐसा लगा हुआ है तो ऐसे दूर हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो गया तो ऑटो कट हो गया, टेम्परेचर कम हुआ तो वापस उसे टच में आ गई, फिर से चलने लग गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो दूर हो गई। ऑटो कट जहां भी होगा, टेम्परेचर सेंसिटिव स्विच जहां होंगे वहां यूज किया जाएगा ना। इट इज यूज्ड इन टेम्परेचर सेंसिटिव स्विचेस, टेम्परेचर सेंसिटिव स्विचेस में यूज किया जाता है, जैसे वाटर गीजर में और इलेक्ट्रिक
हीटर में हर जगह आ जाएगा जहाँ भी आपका टेम्परेचर से बात किया जाएगा। इसमें दो ही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, दो ही चीज़। एक पहले बता रखे डबल स्टार पॉइंट था थर्ड वाला, जिसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे यदि अल्फा ज़्यादा है तो ज़्यादा इंक्रीज होगा, यदि बच्चा आप कूल करोगे जिसका अल्फा ज़्यादा हो डिक्रीज ज़्यादा होगा। सही है क्या? इस टाइप की बात मैंने बताई थी। इसकी लेंथ ज़्यादा है, मैं बोलता बच्चों ये हाथ है, ये से ज्वाइंट, इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, क्या कर सकता था सर? ये ऐसे टर्न करेगा। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ बच्चों, जब भी कर्व होती है ना बेटा, कर्व, तो ऊपर जो आएगी ना, ऊपर जो पट्टी आती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। कैसे पता चला? सर मैं जानता हूँ लेंथ ऑफ आर्क क्या होता था, आर थीटा। सर ये 1 और ये 2, किसकी रेडियस ज़्यादा? सर R2 की रेडियस ज़्यादा है। जिसकी रेडियस ज़्यादा है, जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका लेंथ भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसा बोल दूँ एक पॉइंट, सर जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो ऊपर आएगी, वो स्ट्रिप ऊपर आएगी। अब अपना काम बन गया। जैसे मुझे दो एग्जाम्पल यहाँ बनाने हैं बच्चों, हीटिंग और कूलिंग का। कैसे बनाऊंगा अच्छे सुनना बेटा, इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा लेकिन इसका अच्छे से यहाँ सुनो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सर अल्फा 1 क्या माना ज़्यादा? सर आपने हीट किया तो जिसका अल्फा ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा, तो किसकी ज़्यादा? सर 1 की ज़्यादा। 1 ज़्यादा तो 1 ऊपर आना चाहिए, 1 ऊपर आने की एक यही संभावना है। सर 1 ऊपर 2 नीचे आ गया। लो हमने क्या किया, कूल किया। सर अल्फा 1 ज़्यादा है, जो कूल करे तो अल्फा 1 की लेंथ कम होगी। सर लेंथ कम वाला मतलब सर 2 वाला ज़्यादा, 2 वाला ऊपर आएगा। लो 2 वाला ऊपर आएगा। बात समझाई? सिंपल ऐसी टर्निंग हो, जिसके लिए कुछ हो नहीं सकती, बेंडिंग है ना। थोड़ा दोबारा देखो, मैंने क्या सोचा, सर जिसका अल्फा ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा, एक बात ये है। सर जिसकी अल्फा ज़्यादा कूल करने उसकी लेंथ कम होगी, सिंपल थर्ड वाला पॉइंट था, डबल स्टार था। और एक यहाँ क्या बता रहे हैं, सी जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है ऊपर आता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो ऊपर आता है। ऐसा बोला, ये ए है और ये बी है। हमने कूल किया और कूल करने के बाद ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो बोला हमें अल्फा ए ज़्यादा है, दोनों बराबर हैं, ये अल्फा बी ज़्यादा है, ऐसे पूछा। तो अच्छा बच्चा ये तो जानता सर देखो बराबर तो नहीं है, लेकिन बाकी तुक्का मारूंगा ना, फिर मैं सीखूंगा अच्छे से। कैसे सीखूंगा? सर इनमें से लेंथ किसकी ज़्यादा है बेटा? ऊपर वाले की। सर लेंथ ए की ज़्यादा है, सही बात। किसकी लेंथ ज़्यादा है? ऊपर ए की। सर कूलिंग किया है, कूलिंग में क्या बोलते थे? सर जिसका अल्फा ज़्यादा उसकी लेंथ कम होगी। कूलिंग में तो उल्टा सा बनता था रिलेशन। अरे लेंथ किसकी ज़्यादा है? ए की, तो इसका अल्फा जो है कम है और बी का अल्फा ज़्यादा है। दोबारा सोचते, हीटिंग लिखा होता तो, हीटिंग लिखा होता तो सर ए की लेंथ ज़्यादा, जिसका अल्फा ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा होती, तो अल्फा ही ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ अल्फा ही क्या बचा? कम। ऑप्शन नंबर 20। एक बच्चों जो रेडियस बन रही ना, इसको भी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो रेडियस बन रही बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगी वो आती है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये मोड हमने लगा रखा है, अल्फा 1 और टी का आपका डिफरेंस लेना, उसका इनवर्स है। और रेडियस ज़्यादा का मतलब क्या होता है बच्चों? मोर फ्लैटर। रेडियस मोर का मतलब होता है बच्चों मोर फ्लैटर। फ्लैटर जैसे अर्थ है, जैसे अर्थ है, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी फ्लैट होगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वो फ्लैट होगा। सही है क्या? हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैंने बता दिया, यदि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 दो जगह दिया हुआ तो कंपैरिजन करना है। अगर डिफरेंस ज़्यादा उसकी रेडियस कम आएगी, रेडियस कम तो कर्व ज़्यादा होगी, है ना बच्चों? वो हमने लिखा है। नंबर 3 और 4 भी बच्चों टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता हो और थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं उसकी भी डिस्कशन में करता हूँ बच्चों। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूं, उसी की देखते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप जानते हो बच्चों क्या था? सर 2 पाई, इसको स्मॉल टी करते हैं, टेम्परेचर कैपिटल टी लिखा, √L/G। ये हमारा कब है? इक्वेशन नंबर 1 इसको बना दिया जब टेम्परेचर अपना T1 है। सो टी डैश हम बनाया तो क्या बन जाएगा? 2 पाई, ये बन जाएगा बेटा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई जी। तो टी डैश इज इक्वल टू, क्या बन गया बच्चों आपका? दोबारा से ये वाला पोर्शन क्या बन गया? टी, और ब्रैकेट में लगा दिया बेटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर हाफ। सो टी डैश डिवाइड बाई टी इक्वल टू 1 प्लस, बच्चों हमने क्या लगा दिया? बाइनोमियल थ्योरम यहाँ सोल्व किया। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है बेटा? 1 प्लस एक्स पावर यदि n है और यदि बच्चों x की वैल्यू वेरी स्मॉल है, सो वी कैन राइट 1 प्लस nx। सो आ जाएगा टी डैश डिवाइड बाई टी माइनस 1 हाफ अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस।
सो ये आ जाएगा बच्चों आपका स्मॉल डेल्टा टी डिवाइड बाई दिस। बच्चों ये फॉर्मूला आपको देखना है जब भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। जो कैपिटल डेल्टा टी बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है, और जो ये आ गया बच्चों ये आपका चेंज इन टाइम पीरियड है, चेंज इन टाइम पीरियड। बच्चों अब तो आप एसएचएम में पढ़ेंगे तब बच्चे समझ पाओगे टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों। एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ये पेंडुलम क्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। यदि पेंडुलम क्लॉक आप लोगे तो बच्चों समर यदि है तो क्या हो जाएगा, यदि आपकी सिचुएशन दो बनती हैं आपके पास बच्चों, हो सकता है समर की सिचुएशन हो सकता है बेटा विंटर है। तो समर में क्या होता है बेटा, डेल्टा टी एवरेज डेल्टा टी क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव। टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव हो तो टाइम पीरियड भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब फाइनल टाइम पीरियड ज़्यादा है। फाइनल टाइम पीरियड ज़्यादा मतलब सर एक चक्कर लगाने में अब घड़ी ज़्यादा टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी मतलब घड़ी क्या होगी, स्लो। सर घड़ी क्या हो जाएगी, हाँ स्लो हो जाएगी। सो समर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण पेंडुलम क्लॉक पे क्या सर आएगा बच्चों, घड़ी स्लो हो जाएगी। घड़ी स्लो होने का मतलब सब जब 11 बजे हैं या 12 बजे हैं, जब 12 बजेंगे तो 12 से कम टाइम दिखाए, घड़ी स्लो हो गई है। सर 11:58 दिखाया, 2 मिनट का लॉस है। तो लॉस ऑफ टाइम जब भी आता है समर की कंडीशन है। सर विंटर क्या होता है, डेल्टा टी आपका नेगेटिव। सो डेल्टा टी टाइम पीरियड वाला भी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा बच्चा आपका, सर फाइनल टाइम पीरियड कम है। सर फाइनल टाइम पीरियड कम है तो अब टाइम पीरियड कम हो गया तो घड़ी जल्दी चक्कर लगाएगी। सो घड़ी क्या हो जाएगी बच्चों, फास्ट। घड़ी फास्ट हो जाएगी मतलब क्या बच्चों, सर अब जब आपका 12 बजना चाहिए 12:02 हो गया, सर टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, टाइम में क्या गेन। सर तो विंटर में आपका टाइम में गेन होता है बच्चों, समर में आपका टाइम में लॉस होता है ना बच्चों। हम सिंपल लिखेंगे इस फॉर्म में। एक बार जेई में सवाल पूछा, अभी जेई मेन में, नीट में सवाल नहीं आया तो इसका अपने फॉर्मूला अपने लेना, फिर इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट एप्लीकेशन जो बनती है बच्चों, लास्ट वाली एप्लीकेशन, इसको बेटा जब मैं साइड में जाता हूँ ना नोट किया करो, पॉज करके नोट किया करो। एप्लीकेशन नंबर 4 है बच्चों, ओके, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन लास्ट हमारे पास आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। बच्चों पहला सीधी सीधी कहानी आपको समझा देता हूँ। स्ट्रेन और स्ट्रेस आप पढ़ चुके हैं बच्चों, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन में आप देख लेते हैं चीज़ें बच्चों। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की सिर्फ डिस्कशन कब होगा, यदि बेटा दो फ्री एंड हैं, यदि फ्री एंड आपका है तो बच्चों नो रिस्ट्रिक्शन, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला जब तक ऑब्जेक्शन ना हो। जैसे बेटा यदि एक फ्री एंड है, आपने हीट किया, तो बच्चों क्या लेंथ बढ़ना चाहती है, रोकने वाला कोई है नहीं तो बढ़ भी जाएगी। तो इस टाइम पे थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन सोल्व ही नहीं करना। थर्मल स्ट्रेस हो बेशक से थर्मल स्ट्रेन हो, ऑल वैल्यूज विल बी जीरो, दोनों वैल्यू क्या आएंगे, जीरो। तो पहली बात क्या आती है बच्चों, जब तक फ्री एंड है तब तक हमें दिक्कत ही नहीं है। दोबारा सुनो, यदि हमें किसी ने बोल दिया कि स्मूथ फ्लोर के ऊपर एक रोड ऐसे रखी हुई है, इनिशियल लेंथ आपकी एल नॉट, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर वही बात बेटा लेंथ इसकी बढ़ना चाहती, क्या रोकने वाला कोई है नहीं है सर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे फिर वही नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब बच्चों थर्मल स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा तब तक वैल्यू क्या रहती है, जीरो। बनाओ शाबाश बच्चों। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू कब निकालेंगे, कंडीशन आ गई है सर, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू जीरो है, ठीक है। कब नॉन जीरो होगी, कब सॉल्व करना पड़ेगा, व्हेन कंडीशन है बच्चों थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन आने की पहली कंडीशन तो क्या बच्चों, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। पहली कंडीशन आ गई बच्चों, दोनों के दोनों एंड आपके फिक्स रहेंगे। अगली कंडीशन, देयर शुड बी सम टेम्परेचर डिफरेंस, शुड बी सम टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी आप बात कर पाओगे, दोनों एंड फिक्स होंगे तभी आप बात कर पाओगे थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की, अदरवाइज इट इज जीरो, अदरवाइज इट इज जीरो। बच्चों नीट में जब आएगा जीरो वाले का ध्यान रखना है, या तो एंड फ्री दे देगा या स्मूथ फ्लोर होता देगा, तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, वहाँ जीरो आंसर होता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर वैल्यू निकालें, कितनी वैल्यू को देखो बच्चों। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो फिर कैसे निकालेंगे सर, थर्मल स्ट्रेन हमारे पास आएगी, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी सेम एज दैट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज, कितनी थी बच्चों, अल्फा डेल्टा टी। माइनस साइन के साथ आता है, माइनस साइन क्यों आया मैं आपको बताऊंगा। थर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगी बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई अल्फा डेल्टा टी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स एट एंड्स, एंड के ऊपर फोर्स कितना, सर आप एरिया मल्टीप्लाई भी कर दो, हमने सॉलिड में पढ़ा हुआ है बच्चों। ये तभी निकालने आपको वैल्यूज, ये तभी निकालनी वैल्यूज जब आपकी नॉन जीरो वैल्यू की कंडीशन आपको बता रही बेटा, फिक्स एंड टेम्परेचर डिफरेंस है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है बच्चों, नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन बच्चों, नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस इज
अपोजिट टू स्ट्रेस इन सॉलिड्स। स्ट्रेस इन सॉलिड्स, जैसे बच्चों सॉलिड में आप देखो, याद होता आपको, जब आप खींचते थे, जब अपने लेंथ इंक्रीज करते थे, खींचेंगे तो टेंशन आता, जब आप दबाएंगे लेंथ कम करेंगे कंप्रेशन है, उल्टा आता है। या उल्टा कैसे आएगा सर? ऐसे ऐसे अपने पास है ना बच्चों, उल्टा नेचर कैसे आएगा? यदि आपने इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, सो क्योंकि फिक्स एंड बेटा लेंथ ट्राई टू इंक्रीज इटसेल्फ, है ना बच्चों, लेंथ अपने आप को बढ़ाना चाहती है, क्या बढ़ा पाएगी? नहीं सर, फिक्स एंड इसको नहीं है, यहाँ तक लेंथ ऐसे बढ़ाना चाहती है, क्या बच्चों बढ़ा पाएगा? नहीं सर। सो क्यों नहीं बढ़ा पाए सर? फिक्स एंड इसको दबा देगा, फिक्स एंड इसको दबा देगा। देखो बच्चों, लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी में फिक्स एंड विल अप्लाई, कैसा बच्चों? विल अप्लाई कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेशन। लेंथ बढ़ने पे क्या लगा रहा है? कंप्रेशन। ये लेंथ कम होता तो टेम्परेचर कम करते रहे बच्चों, फिक्स एंड तो टेम्परेचर कम की छोटा होना चाहता था रोड, क्या हो पाएगा? नहीं, एंड खींच के रखेगा तो टेंशन आएगा बच्चे, उल्टा नेचर, इसलिए माइनस साइन आया। लेंथ बढ़ने के कंडीशन में टेंशन नहीं आएगा, कंप्रेशन आएगा, और लेंथ कम होने की कंडीशन में सॉलिड में कंप्रेशन आता तो यहाँ कैसा आएगा? टेंशन आएगा, इसलिए बच्चों माइनस साइन आए हुए हैं। बट एक्चुअली ये एल नोट नहीं आएगा, सिंपल सही लिखा हुआ डेल्टा एल बाई एल आएगा। इसका एक आपको मैं प्रूफ बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, सिंपल याद करेंगे। थर्मल स्ट्रेन इज सेम एज दैट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज। जब ये आ जाएगा इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यंग्स मॉडल से मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेस आ गया, इनटू एरिया के ना फोर्स भी आ गए, सही है क्या बच्चों? मैं धीरे धीरे आपको एरियल और वॉल्यूमेट्रिक पे लेके जाऊंगा, कुछ दो एक टर्म नहीं आएंगे, उसको अलग से समझाऊंगा। देखो कैसा, अब मैं दो चीज पैरेलल बनाऊंगा बेटा। यहाँ पे एक आएगा आपका एरियल एक्सपेंशन, जो एरिया वाला होगा, 2 डायमेंशन वाला था, जिसको हम कैपिटल बी लिखेंगे, और एक हमारे पास आएगा बच्चों कैपिटल सी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये कौन सा होता है? 3 डायमेंशन वाला, 3D वाला। सेम सिमिलर नोटेशन जैसे मैंने वहां लिखा था, एल नोट था तो बच्चों ए नोट वी नोट, सेम चीजें आ जाएंगे ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ बच्चों आप डेल्टा ए निकालोगे चेंज इन एरिया, तो क्या आ जाएगा? ए नोट बीटा डेल्टा टी। बीटा आप नहीं जानते, डेल्टा ए चेंज इन एरिया, बेटा ए नोट आपका इनिशियल एरिया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ जो बीटा नया चीज है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन ना बच्चों। यदि बेटा आप निकाल दोगे फाइनल, यदि आप निकाल दोगे सर फाइनल एरिया बता दो, तो क्या आता था आपका? ए नोट 1 प्लस अल्फा, इधर क्या आ जाएगा? बीटा डेल्टा टी। थर्ड वाले के ऊपर स्टार लगा था, फ्रैक्शनल चेंज, यहाँ भी बच्चों फ्रैक्शनल चेंज आएगा, वहाँ अल्फा था, बीटा डेल्टा टी। परसेंटेज चेंज निकालना दुनिया का सबसे सरल काम है, फ्रैक्शनल के इनटू में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा बीटा डेल्टा टी इंटू 100, सही है क्या? सिमिलरली वी कैन राइट फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आल्सो। वॉल्यूमेट्रिक में डेल्टा वी क्या आ जाएगा बेटा? वी नॉट गामा डेल्टा टी। अल्फा नहीं है, अल्फा से लेटा हुआ तो गामा ऊपर की तरफ मुंह है ना। गामा क्या बोलते हैं बेटे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। नंबर 2 द वॉल्यूम विल बी वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सिमिलरली थर्ड वाला स्टार था बच्चों फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या आ जाएगा? गामा डेल्टा टी। और इफ यू वांट टू राइट डाउन परसेंटेज चेंज, ये दुनिया की सबसे सरल चीज है बच्चों, आप फ्रैक्शनल के इनटू में 100 कर दो, फ्रैक्शनल वाले के इनटू में 100 कर दो, सही है क्या बच्चों? इसको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमने लेंथ वाला बता दिया था। लेंथ वाले के सिंपल ऐसे ही एरिया में बीटा आ गया और वॉल्यूम में गामा आ गया। नई चीज है बेटा बीटा और गामा। यदि बीटा और गामा अगर रिलेट कर पाएंगे ना तो हमारा बात बन जाएगा। तो एक छोटा टॉपिक अलग से पढ़ा देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का ही रिलेशन मैं यहाँ बता देता हूँ। दो संभावनाएं बनेगी बच्चों, एक यहाँ आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल कैसे होते हैं? इसकी हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो। और एक बच्चों यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक है, एन आइसोट्रोपिक, जिसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी हो। एन आइसोट्रोपिक जैसे बच्चों मास से देखा जाए तो मास वेरिएबल मास है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये सेम होता है जैसे टीचर आप कहा, जैसे मैं हूँ टीचर जैसा होता है वेरिएबल मास सिस्टम, गर्दन पे कम मास है, पेट पे ज़्यादा है, ऐसे है ना। लेकिन ये कैसा होता है बच्चों? आइसोट्रोपिक मटेरियल जैसे अपने कॉपी का पेज है, जैसे अपने कॉपी का पेज है, हर टाइप से सेम थिकनेस सेम मास फैला हुआ है। सो इन दिस केस इफ यू वांट टू राइट डाउन बच्चों एक्स डायरेक्शन में अल्फा दिया हुआ, सो दैट इज अल्फा। यदि बच्चों यहाँ दो डायरेक्शन में है, यहाँ पे अल्फा एक्स है एक्स में और यहाँ अल्फा वाई, सो बीटा को लिखा जाता है बेटा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। क्योंकि एग्जाम्पल हम कौन सा पढ़ा? आइसोट्रोपिक वाला, तो बीटा क्या लिखा था? सेम है सर, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, दैट इज 2 अल्फा। यदि आप बोलो बेटा 3 डायमेंशन सेम में आप बता दो,
3 डायमेंशन शेप में कैसा मैंने बना लिया बच्चों, 3 डायमेंशन में मैंने बोल दिया सर यहाँ पे आपका अल्फा एक्स है, यहाँ पे अल्फा वाई और यहाँ पे अल्फा जेड। सो इन दिस केस गामा यू कैन राइट एज अल्फा एक्स, अल्फा वाई एंड अल्फा जेड। एग्जाम्पल जैसे हमने किया आइसोट्रोपिक वाला 3 अल्फा, तो आपने पढ़ा होगा बेटा अल्फा बीटा और गामा की रेशियो 1:2:3। हमने ये सीखा यदि बीटा है तो 2 एक्सिस को जोड़ देंगे और गामा है तो 3 एक्सिस को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। वो मोर जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन है। जैसे बच्चों यहाँ मेरे पास एक 3 डायमेंशन शेप के एक ऑब्जेक्ट है और इसमें अलग अलग डायरेक्शन में, सर यहाँ बोला अल्फा, यहाँ बोला 2 अल्फा और यहाँ बोला बेटे अल्फा डिवाइड बाई 4। यदि मुझे यहाँ बोले गामा बताओ एन आइसोट्रोपिक में, तो मैंने गामा तो याद किया हुआ था, कैसा था सर अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड। सो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 4, यह आ जाएगा 13 अल्फा बाई 4, है ना बच्चों। ऐसे इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ बेटा, इसको मैं वाई डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इसको मैं जेड डायरेक्शन बोल रहा हूँ। अब देखो बच्चों यदि कोई बीटा पूछता सर एक्स वाई प्लेन का बोलो, तो आपको 2 अल्फा नहीं बोलना है, एक्स वाई प्लेन बोला तो एक्स और वाई वाले को जोड़ दो, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी अल्फा, वाई की 2 अल्फा, कितना आंसर आ जाए 3 अल्फा। ये मत सोचना सर गामा था 3 अल्फा तो ये कैसे आ गया, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा तो 2 एक्सिस को जोड़ दो, गामा तो 3 को जोड़ दो। ओके देन यू कैन से सर वाई जेड का बताओ। सो वाई जेड का बीटा क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, वाई माने 2 अल्फा और ये आपका अल्फा बाई 4 दैट इज 9 अल्फा बाई 4। आपसे यदि कोई पूछे बच्चों लास्ट में सर बीटा एक्स जेड प्लेन का बताओ, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अल्फा एक्स का जोड़ना है और अल्फा जेड का जोड़ना है। एक्स माने अल्फा है और ये माने आपका अल्फा बाई 4, सो वी कैन राइट दिस। अल्फा बीटा गामा हम क्या सीखे बेटा, 1:3 आपका 2:3 नहीं सीखना, गामा में तीनों एक्सिस जोड़नी है और बच्चों बीटा में जो 2 एक्सिस पे पूछा 2 एक्सिस जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। सही है क्या, इसको आप बनाओ बच्चों। 2-3 क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको बीटा गामा थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। क्या बोला देखो, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए कॉपर रोड दिया बेटा, इसकी लंबाई उसमें इज 2%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए कॉपर प्लेट। बच्चा अपने पास ऐसी प्लेट दिया हुआ है L/4L, ऐसी प्लेट में आप परसेंटेज चेंज निकालना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं बात को, है ना। यूनिट डायमेंशन तरीके से ही बन सकता है, उसके 2 मेथड से मैं करवाता हूं, क्योंकि परसेंटेज चेंज कम ही रहता है इसमें। यूनिट डायमेंशन में लेस देन 5% था, यहाँ वो वाला मेथड भी एप्लीकेबल हो जाता है, 5% ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे बच्चों परसेंटेज, सर परसेंटेज निकालना दुनिया का सबसे सरल चीज़ है। लेंथ का है डेल्टा L बाई L नॉट इंटू 100, दैट इज कितना होता है बच्चों, अल्फा डेल्टा T इंटू 100। इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ऐसे ही मैं बोल दे रहा, परसेंटेज का चेंज का मतलब क्या, फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 कर लो, अपने आप आएगा। सही है। दोबारा क्या बोला सर, एरिया का बोला, एरिया का परसेंटेज चेंज क्या होता था सर, एरिया का होता था बीटा डेल्टा T इंटू 100। सही सर, बीटा क्या लिखा जा सकता है, बीटा को लिखते रहे बच्चों आप, 2 है तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। बेटा से कुछ बोला इन 2 अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, तो मैंने क्या लेना पड़ेगा, आइसोट्रोपिक, अज्यूम एज आइसोट्रोपिक। क्या हो जाएगा 2 अल्फा डेल्टा T इंटू 100, और ये चीज को पहले ही मैंने क्या बोला 2, सो दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4%। सही है बच्चों। बच्चों एक बार देखो यार, जेई मेन में सवाल पूछा, जेई मेन में सवाल पूछा, कब पूछा भाई, उसको ऐसा बोल दिया कि एक डायरेक्शन में एक्स में आपका अल्फा है और वाई में आपका 2 अल्फा है, एक्स में अल्फा और वाई में 2 अल्फा, तब आप बताओ, तो 3 अल्फा 6% आ जाता है ना। मेथड नंबर 2 करते तो सर परसेंटेज लेंथ में कितना 2%, एरिया कितना हो जाएगा 4L²। सर आप प्रोपोर्शनलिटी बना लो L², सो परसेंटेज ये क्या है, परसेंटेज आपका 2 टाइम्स ऑफ दिस, तब भी वही आता सर, लेस देन 5% है, वैलिड है। सही है क्या, लेस देन 5% है, ये मेथड भी आपका वैलिड है, बिल्कुल सही है, कोई तरीका दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is 0.15% when its temperature is increased by 24 degrees Celsius. Find value of coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion आपको बताना, that is alpha. You have to calculate alpha. ठीक। सर आपको क्या बोला है, पहली बात ये देखो बेटा, क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बोला बच्चों। क्यों क्या था बेटा, वॉल्यूम बोला। सर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है लिख लो, डेल्टा V बाई V नॉट इंटू 100,
दैट इज गामा डेल्टा टी इंटू 100, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.15। ऐसे लिखते रहे परसेंटेज, हाँ बिल्कुल लिखते रहे सर। गामा वाले को 3 अल्फा, डेल्टा टी इंक्रीज्ड बाय सिंपल 24 है, ये आपका 100। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? सर इसको लिख दो बेटा 0.15 एज इट इज। सो अल्फा क्या आ जाएगा 0.15 ऐसा कैसा, और 3 इंटू 24 इंटू 100। बच्चों 0.25 इसको 0.15 कैसा लिख देता हूं मैं, इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000। क्या बन जाएगा बेटा आपका? सर ये बन जाएगा आपके पास 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 1000 ऐसा बन जाएगा, 150 डिवाइड बाई 1000। तो इसको करते हैं 150 और डिवाइड बाई 1000 माने 10 पावर -3, और ये आपका 3 है, ये 24 है, और ये आपका 100 है। 3 से कैंसिल किया बेटा 50, आपका लगभग 2 से कैंसिल। सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बच्चा अल्फा पूछा है आपसे, गामा नहीं पूछा, तो मैंने अल्फा ही फॉर्म में बना। सही है क्या? एक तो क्वेश्चन हमने किया बेटा, एक अल्फा बीटा रिलेशन, एक गामा के साथ देखा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको ध्यान भी देना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है यहाँ पे, अच्छे से आप देखो। ए आइडियल गैस एन आइडियल गैस फॉलोज, क्या करता है बेटा आइडियल गैस फॉलो? सर P इंटू टी पावर दिस, ऐसे दिया हुआ है P इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू K। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक आपको गामा निकालना है। बच्चों देखो फिर कैसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए। सर गामा निकालना है तो जो चीज आप जानते हो लिख लो बेटा। क्या चीज आप जानते हो सर? डेल्टा V इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T। सर गामा जो आएगा डेल्टा V डिवाइड बाई V नॉट और डेल्टा T। सर चाहो तो इसको D की फॉर्म में लिख लो, dV dt, और ये आपका V नॉट। सर यहां से एक अंदाजा लग गया, अपने को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए dV और dt चाहिए, और यहाँ क्या दिया बेटा P इंटू टी की फॉर्म में दिया हो, तो P तो नहीं चाहिए भाई। आइडियल गैस होती PV इक्वल टू nRT, तो P को हटा दो बेटा। सो P इज प्रोपोर्शनल टू T डिवाइड बाई V, रिप्लेस करते हैं। सो T क्यूब इक्वल टू K इंटू V, इक्वेशन नंबर 1। T भी आ गया बेटा, V भी आ गया, मुझे T है dV बाई dt, मतलब V और D आप डिफरेंशिएट कर लो। सो 3T स्क्वायर K dV बाई dt, इक्वेशन नंबर 2। बच्चा आप 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, 1 डिवाइड बाई 2। सो 2 डिवाइड बाई 1 क्या बन जाएगा? ये 3T स्क्वायर है, ये T क्यूब है। यहाँ क्या बेटा K dV बाई dt है, और ये क्या बेटा K इंटू V, K से K कैंसल, ये आपका कैंसल। सो 3/T इज, बच्चों मेरे ख्याल से वही चीज बन गई जो वहां लिखा हुआ है, दैट इज गामा। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/T। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या याद करेंगे? फ्रंट पेज पे, फ्रंट पे क्या जाएगा बेटा? फ्रंट पेज पे क्या लिखेंगे सर? ये जब भी P इंटू टी पावर n दिया हुआ है, सो गामा की वैल्यू आ जाएगी n+1 डिवाइड बाई टी। गामा की वैल्यू आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई टी। एग्जाम्पल के साथ में वहां नोट करेंगे, यदि बोलता P इंटू टी पावर 3/2 कॉन्स्टेंट है, तो मैं गामा क्या बना देता? 3/2 + 1 डिवाइड बाई टी, दैट इज 5/2t। ये मत बोल देना सर डिवाइड बाई 2t कैसे हो गया? 3/2 + 1 क्या बेटा? वहां से 5/2 बना, इसलिए डिवाइड बाई 2 है। सही है क्या? गुड, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, लर्न में जाएगा, ये आपका लर्न में जाएगा बेटे। जैसे मैंने वॉल्यूम का चेंज आपको बताया, एरिया और लेंथ का बताया, ऐसे ही मैं आपको डेंसिटी का इफेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन डेंसिटी का मैं पढ़ा के सिंपल बता दूंगा। डेंसिटी का इफेक्ट होता सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, बस एक साइन का डिफरेंस आएगा। वहां बेटा आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, यहां डेंसिटी डिक्रीज होगा। होना भी चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। देखो एक बार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखो। सो दैट इज रो नॉट, क्या बन जाएगा? मास डिवाइड बाय वी नॉट, इक्वेशन नंबर 1। रो क्या बन जाएगा बेटा? वी की जगह वी नॉट 1 + गामा डेल्टा टी। बच्चों अच्छे से देखेंगे तो क्या सर ये वही चीज बनी हुई जो पहले लिखा था, दैट इज रो नॉट 1 + गामा डेल्टा टी, ऊपर क्या था? पावर -1। और आप ये जानते बेटा ये चीज क्या है? वेरी स्मॉल, तो क्या लिखा जा सकता है? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - गामा डेल्टा टी। बच्चों क्या फर्क पड़ता है? ये पता चलता है सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सो वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल डिक्रीज। बस बाकी चीजें आ गई। सर यदि आप बोलो डेल्टा रो बताओ, तो क्या आ जाएगा? -रो नॉट गामा डेल्टा टी। यदि बच्चों आप बोलो कोई फ्रैक्शनल चेंज बताओ, तो स्टार लगा के लिखते थे, और जो पीएमटी में भी पूछा जा चुका है, तो क्या बन जाएगा? -गामा डेल्टा टी। और यदि आप पूछते हो बच्चों परसेंटेज, तो दुनिया की सबसे सरल चीज होती है परसेंटेज। सर क्या कर देंगे? फ्रैक्शनल इंटू 100। भाई बच्चों यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट करके मैं नोट करके लिख रहा हूं, सर ये माइनस क्यों है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज डेंसिटी विल डिक्रीज एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करा तो इसलिए बच्चों आपका डेंसिटी डिक्रीज। पेपर में पीएमटी में गामा भी दिया, डेल्टा टी भी दिया, मल्टीप्लाई कर रहा था, आंसर आ गया था।
जब पेपर में आया था गामा भी दिया था, डेल्टा टी भी दिया था, आपका सीधा मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आ गया। सही है क्या? बनाओ बच्चों। नेक्स्ट छोटे दो टॉपिक बचे बेटा, मात्र 10 मिनट की, अच्छे से देखो आप। क्या बोला बेटा, आपका लिक्विड का एक्सपेंशन पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का? आपका लिक्विड है, कंटेनर में भरा हुआ है बच्चों, इसको मैं बोलता हूं या गामा एल है, और बेटा ये जो कंटेनर वाला गामा सी है। देखो बेटा गामा सी लिखा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, किसके लिए बच्चों? कंटेनर के लिए है, फॉर कंटेनर, कंटेनर के लिए। ये क्या आ जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज 3 अल्फा। सॉलिड में क्या बोला था बच्चों, मैंने स्टार लिखवा था। लिक्विड में बेटा आप सिंपल गामा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में गामा भी और अल्फा भी से 3 अल्फा लिखा जा सकता है। क्या बच्चों? सर ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, किसके लिए बच्चों? ये एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। क्या लिक्विड वाले को बच्चों 3 अल्फा लिखा जा सकता? नहीं सर, इसको 3 अल्फा नहीं लिखा जाएगा। बेटे एक आसान टाइप का क्वेश्चन बनता कि पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल घटेगा, इस टाइप की बातें यहां पूछी जाती है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, जब भी सवाल पूछता रहा तो कंटेनर में दोनों चीज नहीं रहेंगे, अल्फा भी और गामा भी, दोनों पूछ सकता, लेकिन आपका लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ गामा रहेगा। देखो कैसा आसान चीज है सर, दोनों चीज, लिक्विड भी एक्सपेंड करता, कंटेनर भी। लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो हाई हो जाएगा, कंटेनर ज्यादा करेगा तो पानी नीचे रह जाएगा, लेवल लो हो जाएगा, सिंपल। सो ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, नेट वॉल्यूम चेंज विल बी सर लिक्विड माइनस कंटेनर की वॉल्यूम चेंज, इसको लिखा वी नॉट गामा। अपरेंट होता बच्चों आभासी, कितना आपको परिवर्तन नजर आता है सर, ये लिक्विड डेल्टा टी, वी नॉट गामा सी डेल्टा टी। आपने कैंसिल किया बच्चों, जो एक जैसी चीजें हैं। सो गामा अपरेंट वी कैन राइट एज लिक्विड माइनस कंटेनर। बच्चों कुछ किताब में इसको कंटेनर माइनस लिक्विड लिखा हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे जो न्यूमेरिकल बनता हो यहां बनता है नोट बना के। कैसा नोट बनता है? इफ क्या बोलता है बेटे, आपका लिक्विड की वैल्यू ज्यादा है और आपकी कंटेनर की कम है। लिक्विड की वैल्यू ज्यादा तो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा या लेवल राइज हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा या लेवल राइज हो जाएगा। यदि बच्चों दोनों बराबर हैं तो क्या बोलूंगा बेटा, तो दोनों इंक्रीज बराबर हुआ, सो नो चेंज इन वाटर लेवल, नो चेंज इन लिक्विड लेवल, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा लेवल था ऐसा ही रहेगा। और बच्चों यदि बोलता सर लिक्विड की वैल्यू कम और कंटेनर की ज्यादा, तो क्या हो जाएगा सर फॉल इन वाटर लेवल, क्या हो जाएगा बेटा, पानी का लेवल नीचे रहेगा। कैसे सवाल पूछता है, जैसे मैंने बता दिया, 2 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे सवाल पूछता है। कई बार से पूछेगा व्हाट इज कंडीशन फॉर वाटर टू बी ओवरफ्लो, जो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाए, ओवर हो जाए, ऐसी कंडीशन आप बताओ। कंडीशन फॉर ओवरफ्लो जैसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन की फॉर्म में, तो मैं जानता हूं लिक्विड का ज्यादा, बेटा इस फॉर्म में नहीं था वो, तो आपसे ऐसे पूछेगा वो 3 अल्फा सी, फिर आप डर लगने लग जाएगा, सर इस फॉर्म में सर ने नहीं बताया। अरे जबकि बात तो वही जो मैंने यहां बता दिया आपको, यही बात है बेटा, ये आपको मैंने बता दिया, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को अलग तरीके से लिखा, बस कंटेनर वाले को 3 अल्फा लिखा जा सकता, मैंने बता दिया, और जबकि लिक्विड वाले को नहीं लिखा जाएगा। थोड़ा एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल एक और देखा मैंने आपको बताना, ओवरफ्लो करेगा क्या करेगा। ये बच्चों कंटेनर है 8 × 10 पावर, चलो ये बच्चों आपका लिक्विड है बेटा, लिक्विड आपके पास 8 × 10 पावर माइनस आपके 5, और ये बेटा आपके पास है 3 × 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। ऐसा आपसे पूछा लिक्विड का क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ऐसा ऑप्शन आ गया बच्चों कि आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, आपका सेम लेवल रहेगा या आपका डाउन होगा, लेवल डाउन होगा, आपको बताना है। तो आप तो आवेश में आके बता दो 3 और 8 सर लिक्विड ज्यादा क्या करेगा, ओवरफ्लो। ऐसा नहीं है, हमने क्या बोला, कहां ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान दें कहां, कंटेनर पे। कहां बच्चों, कंटेनर में ही लोचा करेगा, जब भी करेगा कंटेनर में अपने पास क्या दिया हुआ, अल्फा, लोचा कर रखा है ना, सो अल्फा दिया, लेकिन हमें क्या निकालना सर, गामा निकालना, तो 3 अल्फा करो, सो 3 × 3 10 पावर माइनस। अब मेरे ख्याल से आंसर आप बता पाओगे। अरे किसका ज्यादा है, कंटेनर का, किसका कम है, लिक्विड का। सर कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड होगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। अरे सही है क्या, आसान चीजें, अच्छी चीजें, इस टाइप का सवाल यहां बनता है, सही है क्या। लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक लाइन ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, आपने सुना तो हुआ अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर कुछ अबनॉर्मली बिहेव करता है, उसकी भी मैं बात करता हूं। देखो एक बार टॉपिक अपना बनता बच्चों, अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। कारण क्या है, कैसे बिहेव करता बच्चों, नॉर्मल बिहेवियर क्या होता था सर, नॉर्मल तो ये होता था कि टेम्परेचर बढ़े, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, और बच्चों ये डेंसिटी के साथ आप बनाओगे तो डेंसिटी आपकी कम होती है, नॉर्मल बिहेवियर था। ये बच्चों इस साइड जो बना रहा है ये नॉर्मल बिहेवियर, ऐसा तो नॉर्मल सबके साथ होता है। लेकिन वाटर में बच्चों जब आपका टेम्परेचर कम होता है, जब आपका फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस,
0 से 4 डिग्री में अब नॉर्मल बिहेवियर है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो इसलिए डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए डेंसिटी बच्चों यहाँ इंक्रीज करती है। और डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 4 डिग्री पे होती है बच्चों, कितनी, जो वाटर की हमने लगातार यूज किया 1000 kg पर मीटर क्यूब। भाई बात समझ में आई क्या? भाई नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, तापमान के साथ वॉल्यूम बढ़े डेंसिटी घटे। अब नॉर्मल कैसा होता है बच्चों, जब तापमान बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगी, इसलिए अब नॉर्मल है, वॉल्यूम कम होगी तो यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी। स्टार पॉइंट आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम। और डेंसिटी मैक्सिमम कितनी है बेटा, वो मैंने आपको बता दिया। बच्चों ऐसे लिखवा रहा हूं, केटीजी में आपको समझाया मैंने। बच्चों जब ये नॉर्मल बिहेवियर होता है, आपने सुना हो सीपी ग्रेटर देन सीवी, सीपी ग्रेटर देन सीवी, क्या हमेशा करेक्ट है? नॉर्मल बिहेवियर में बच्चों सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है, सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है। लेकिन बेटा जब अब नॉर्मल बिहेवियर, जब आप हीट दो फिर भी वॉल्यूम कम हो, ये मैंने आपको केटीजी में समझाया है, जब आप हीट दो टेम्परेचर बढ़ाओ और तब भी वॉल्यूम कम हो तो वहां बच्चों सीवी ग्रेटर देन सीपी हो जाता बेटा, सीवी ग्रेटर देन सीपी हो जाता। सही है क्या? तो बेटा आपको एक लाइन याद करना, सर अब नॉर्मल बिहेव करता 0 से 4 में, व्हाट इज रीजन, कारण बताओ सर। कारण, कारण होता बच्चों केज लाइक स्ट्रक्चर। कारण क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब सर केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बच्चों, जब सॉलिड था ना बेटा, जहां बीच में स्पेस नहीं था, एटम पास पास थे, एटम पास पास थे, आपने हीट किया, दूर दूर जाने लगे, वॉल्यूम बढ़ गई। लेकिन पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस टाइप से बीच में बहुत गैप है, एटमों के बीच में बहुत गैप। जब थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो बॉन्ड ब्रेक हुए और ये एटम बीच वाले स्पेस में चला गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एटम बीच वाले स्पेस में चला गया, तो आगे जाने के बाद पीछे चले गए, तो इसलिए वॉल्यूम कम होता है। 4 डिग्री के बाद काफी स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, फिर आप यदि इंक्रीज करते हो तो फिर आगे फैलने लग जाता है। तो 0 से 4 में कारण इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर, वॉल्यूम विल बी मिनिमम एंड डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। छोटा सा आसान सा टॉपिक था बेटा, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। हमने पढ़ लिया, थर्मोमेट्री अलग लेक्चर था, ये अलग दिया मैंने पूरा आपको। अच्छे से पढ़ते रहो, इस बार आरटी सर का फॉलो करो, इस बार 170 जरूर लेंगे, इस बार डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।